तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर सिर्फ एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह की एनसीईआरटी या अदर कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा वीडियो जो है हमारी इसको ध्यान से देखना है। अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, जो वीडियो है हमारी ये स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है धनंजय यादव, आप देख रहे हैं बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब कि जो खेती होती है वो कितने प्रकार की होती है। चैप्टर का नाम था हमारे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसे चैप्टर है जिसके बारे में बच्चे को पता होता है कि भाई खेती क्या होती है, गांव क्या होते हैं, खेत कैसे दिखते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सिंपली बात यही है। अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो खेती होती है, खेती करने के तरीके कितने हैं, ये इस वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पहला तरीका आ जाएगा प्रिमिटिव फार्मिंग का आएगा, दूसरा इंटेंसिव का, तीसरा कमर्शियल का। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग मतलब है, अलग अलग तरीके, इसी वजह से इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरह से ये समझ लो। ठीक है, अब देखो हमारा जो पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड एज ओल्ड इकोनॉमी, मतलब कि यहाँ पे बोला है कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या कहते हैं काफी टाइम से हमारी इकोनॉमी से एक तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, तो हमारी एक तरह से उसका इकोनॉमी में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है कल्टीवेशन मेथड्स। कल्टीवेशन मेथड्स हैव changed significantly depending upon the characteristics of physical environment and technological know-how and socio and cultural practice। देखो यहाँ पे सीधी बात ये बोली गई है कि जो हमारे कहते हैं कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड, मतलब कि जो हमारे खेती करने के तरीके हैं वो चेंज हो चुके हैं काफी। देखो जो पहले के समय में, जो एशियन टाइम लगा लो या फिर मिडाइवल पीरियड लगा लो, इस टाइम में जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लो या फिर किसी भी तरह के टूल्स को लेकर डेवलपमेंट को कह लो। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था। आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और मशीन आ गई है, सारी चीजें हो गई है, जिससे कटाई वटाई जो भी बुआई होती है सारी चीजें मशीन से हो जाती है। ठीक है, हार्वेस्ट वगैरह जो भी होता है, तो इसी वजह से क्या कहते हैं आज के समय में क्या हुआ है, कल्टीवेशन मेथड्स क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुके हैं। अब देखो अगला पॉइंट है, देखो कल्टीवेशन मेथड चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, ये जो फार्मिंग है ये भी डिवाइड हो गई, जैसे कि प्रिमिटिव फार्मिंग हो गई और इंटेंसिव फार्मिंग हो गई और कमर्शियल फार्मिंग हो गई। ठीक है, इन तीन फार्मिंग को भी हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव फार्मिंग। ये जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है ये होती क्या है, सिंपली क्वेश्चन ये आना चाहिए, प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती है। इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं प्राथमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं एक तरह से प्राथमिक खेती भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं हम, ये खेती करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा प्राचीन काल का है। ठीक है, इसको देखते हैं हम आगे एक बारी। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। देखो इसमें क्या कहते हैं कुछ एशियन टाइम के टूल्स का, मतलब पुराने टाइम के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है इस वाली फार्मिंग को करने के लिए। जैसे कि एक तरह से लगा लो कि लकड़ी का हल हो गया और वो जो छड़ी होती है लोहे वगैरह की, कुदाल हो गया, इन सब चीजों का एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है किसको करने में, प्रिमिटिव फार्मिंग को करने में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा दिस टर्न ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। ठीक है, देखो जो हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग होती है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, मानसून के ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी का मतलब है सोइल की उर्वरता। ठीक है, मृदा की उर्वरता ऑफ द सोइल एंड स्वीट वी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द क्रॉप्स ग्रो। ये इसकी जो क्रॉप्स ग्रो होगी ना वो किस वजह से होगी, एक तरह से ये समझ लो कि पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड है, नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड है, क्योंकि जो मानसून होता है वो नेचुरल है और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड है, और जो भी हमारा एक तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड है। जो हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग है इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है, ना कि किसी एक तरह से लगा लो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह सीड्स के ऊपर, इन सब के ऊपर इसकी क्रॉप के ग्रो होने का कोई भी एक तरह से रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसके साथ है, जो चीजें नेचुरल है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए, ये क्या है, नेचुरल एक तरह से समझ लो। ठीक है, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। देखो अच्छे से समझाता हूं एक बार क्यों कहा जाता है। देखो ये खेती करने का जो तरीका है ये काफी ज्यादा एशियन टाइम से चले आ रहा है, तो इसका क्या कहते हैं एक अलग मेथड है, एक अलग तरीका है। मैं समझाता हूं, जैसे कि ये लगा लो कि ये खेत है, ठीक है, और ये एक और खेत है। ठीक है, इस खेत का नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, पहले ये जंगल वंगल है, थोड़ी बहुत झाड़ियां वाड़ियां यहाँ पे
उगी हुई है, ये सब झाड़ियां वाड़ियां, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहते हैं, कहीं से लोग आए, अब वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कौन सी फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली वो आएंगे, जो भी झाड़ियां वगैरह होंगी उनको काट देंगे, ठीक है। पहले क्या कर दिया, स्लैश, ठीक है। स्लैश करने के बाद बर्न, बर्न मतलब क्या किया, जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद क्या क्या बन गई, राख। अब राख जो होती है एक तरह से पोटेशियम का काम करती है सोइल के लिए। अब जो राख होगी ना, वो सोइल की फर्टिलिटी पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखो पहले उन्होंने घास फूस जंगल जो था उसको काटा, स्लैश किया और उसके बाद जला दिया। जलाने के बाद क्या किया, वहां पे खेती करी। क्यों, क्योंकि राख से क्या हुआ, जो सोइल की फर्टिलिटी पावर है और ज्यादा ही इंक्रीज हो गई, सीधी बात ये है। और ऐसे ही उन्होंने क्या कहते हैं, जब इस जगह का यूज किया, फिर वो दूसरी जगह पे, फिर दूसरी जगह पे उन्होंने क्या कहते हैं, झाड़ियों वगैरह को काटा, स्लैश किया, फिर उसके बाद जलाया, फिर वहां पे दोबारा से खेती करी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है दोस्तों। देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब सिंपल है, पहले काट दिया, काटने के बाद जला दिया, फिर उसके बाद खेती कर दी, सिंपली स्लैश एंड बर्न, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। देखो शिफ्टिंग अलाउज अ नेचुरल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी ऑफ द सोइल थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस के बेस पे किया जाता है, जिसमें क्या कहता है, सोइल की फर्टिलिटी एक तरह से इंक्रीज होती है, सीधी बात ये है। आगे बढ़ते हैं। इट इज नाउ बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसका क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट नेम है और वर्ल्ड में भी क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। जैसे कि इंडिया में इसको बोलते हैं क्या, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। वैसे ही क्या कहते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि इट्स अ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। और यहाँ पे क्या कहते हैं, पमलू हो गया, पमोलू, पमोलू इन मणिपुर। मणिपुर में इसे क्या बोला जाता है, पमोलू बोला जाता है। और दीपा इसे बोला जाता है बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। दीपा कहां बोला जाता है, बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और जो हमारा क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार में भी क्या कहते हैं, इसे दीपा ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा जो झूमिंग है इसका नाम, वो उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है। और जो इसका नाम पमोलू है वो इसे मणिपुर में बोला जाता है। और जो इसका नाम दीपा है वो इसे एक तरह से कहां बोला जाता है, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, बास्टर डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। और अंडमान निकोबार में भी इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, दीपा बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्लैश एंड बर्न इन वर्ल्ड। अब देखो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो हमारी, इसको वर्ल्ड में कौन कौन सी जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये देखना, ठीक है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नाउ एज मिल्पा, मिल्पा इन मैक्सिको। मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, मिल्पा कहा जाता है। देखो ये लिखा मिल्पा, ठीक है। कहां कहा जाता है, मैक्सिको में कहा जाता है। एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको कहा जाता है कोनुको, कोनुको कहा जाता है, कोनुको। देखो नाम अजीब अजीब से है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग एक तरह से लगा लो एक्शन होता है। और इसमें क्या कहते हैं, वेनेजुला में इसे क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, रोका कहा जाता है। रोका इन ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है। और वेनेजुला में भी इसे एक तरह से कोनुको कहा जाता है। और रोका इसे कहा जाता है ब्राजील में। ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। और मसूले, मसूले कहा जाता है इसे सेंट्रल अफ्रीका में। देखो जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है उसके जो केंद्रीय पार्ट है, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, वहां पे इसे मसूली कहा जाता है, ठीक है। और लदांग, लदांग कहा जाता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। और राय कहा जाता है वियतनाम में, ठीक है। राय कहा जाता है वियतनाम में और लदांग कहा जाता है इंडोनेशिया में, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अजीब अजीब से नाम है, ठीक है। ये कोकून हो गया, ये मसोली हो गई अफ्रीका की जो भी सेंट्रल पार्ट होते हैं। और यहाँ पे अलग अलग सा रोका नाम हो गया। ये नाम बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो लदांगा कहा जाता है कहाँ पे, इंडोनेशिया में कहा जाता है। राय कहा जाता है वियतनाम में। और इंडिया में जो हमारा क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ के, असम वगैरह हो गया, जो भी हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है झूमिंग कृषि कहा जाता है, झूमिंग फार्मिंग कहा जाता है एक तरह से। और जो हमारा एक तरह से वो लगा लो, जो हमारा क्या होता है, ये मणिपुर हो गया, मणिपुर में इसे कहा जाता है पमोलू। और जो दीपा होता है हमारा, वो कहा जाता है बास्टर डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। और अंडमान निकोबार में भी दीपा ही कहा जाता है, ठीक है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, कहीं तुमसे पूछ ले एमसीक्यू में कि ये जो हमारी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, इसको इस वाले स्टेट में क्या कहते हैं, या फिर इस वाले वर्ल्ड में क्या कहते हैं, जो हमारे इस वाली कंट्री के इस पार्ट में क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहीं एमसीक्यू में एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। हाई पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, हाई होती है।
और मोर फूड फॉर देम। देखो पॉपुलेशन हाई होगी तो उनके लिए फूड भी तो चाहिए होंगे ना, सीधी बात है, फूड भी चाहिए। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसके लिए फूड भी इंक्रीज होना जरूरी है। बट हम पे लैंड तो लिमिटेड ही है। देखो यहाँ पे तीन बातें हमने देखी अभी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके लिए खाना चाहिए, और पर लेकिन लैंड क्या है हम पे, लिमिटेड है। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज नहीं हो रहे, रिसोर्सेज हमारे वहीं पे है, बल्कि पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस मोर। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, हमें अपनी पॉपुलेशन को एक तरह से पालने पोसने के लिए, एक तरह से उनके सर्वाइव के लिए फूड वगैरह का प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, पर हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, सिंपली ये सवाल आता है। देखो हम कैसे करेंगे, इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे। जो हमारी इंटेंसिव फार्मिंग होती है इसको करके हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसका, एक तरह से फूड का। देखो कैसे करते हैं, देखते हैं। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर अ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ हायर प्रोडक्शन। देखो इसमें क्या कहते हैं, हायर प्रोडक्शन करने के लिए बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन वगैरह करी जाती है, जिससे क्या कहते हैं हायर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ इनहेंस, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, उत्तराधिकारी का अधिकार होता है लैंड पे। जैसे ये लगा लो कि ये लैंड है, ठीक है, ये पहले लैंड था ए का, एक ए के जाने के बाद किसका हो जाएगा, बी का। मतलब कि ये जो ए था वो बी का एक तरह से क्या था, फादर था। सिंपली ये होती है कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की जैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, वैसे ही क्या कहते हैं जो गांव में होता है कि ये जो क्या कहते हैं विलेजर्स एरिया में जो भी होता है कि जमीन वगैरह होगी तो पापा की जमीन लड़के को मिलेगी। तो वैसे ही क्या होता है कि उत्तराधिकारी से ही बोलेंगे हम कि जैसे कि पापा की हो गई एक तरह से, पापा कहीं चले गए तो उसके बाद किसको मिल गई, बी को मिल गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी। ठीक है, लैंड जो है लिमिटेड है, पर लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर है और ज्यादा बढ़ता रहता है, क्योंकि वही जो लैंड है एक तरह से मान के चलो कि ए के दो बच्चे थे, फिर वो 50-50 हो गया, फिर ए और बी अलग अलग हो गए, फिर ए और बी के क्या कहते हैं 4-4 हो गए, तो लैंड के ऊपर क्या कहते हैं प्रेशर और ज्यादा ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी, सीधी बात तो ये है ना। फिर उनका भी एक तरह से खाना पीना, प्रोडक्शन करना और पैसे कमाना सब कुछ लैंड के ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, द फार्मर इज फोर्स्ड टू टेक अ मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स फोर्स्ड करते हैं लैंड को, मैक्सिमम लैंड के हम पे मैक्सिमम है, पर लेकिन उससे जो माल निकालना चाह रहे हैं हम वो बहुत ज्यादा निकालना चाह रहे हैं। जो फार्मर एक तरह से लगा लो कि जो मैक्सिमम लैंड है उससे जो आउटपुट निकालना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा हाई निकालना चाह रहे हैं, बल्कि लैंड क्या हमें लिमिटेड है। ठीक है, जो भूमि है वो इतनी से है, और जो फार्मर है वो ट्राई कर रहे हैं केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, सीड्स का ओवर इरिगेशन करके ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस लैंड से हम इतने से ही लैंड से बहुत ज्यादा एक तरह से माल निकाल ले। ठीक है, जिसको बेच बेच के हम पैसे कमा ले, ये सोच लो तुम। ठीक है, सर्टेन इनोर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर ऐसा करने से क्या होगा, जब तो एक ही लैंड पे क्या कहते हैं ज्यादा ही प्रेशर, ज्यादा ही दबाव बनाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा एक तरह से इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होगा उसके ऊपर एक तरह से क्या पड़ेगा, प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर यही बनता रहेगा 8-10 साल तक, तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन की एक तरह से जो भी चांसेस है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। सीधी बात ये है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि भूमि का खराब होना, उर्वरता शक्ति कम होना, ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग ये है, इंटेंसिव फार्मिंग हमने देख लिया कि जो उसमें यूज किया जाता है केमिकल्स का, सीड्स का, ओवर इरिगेशन का, लेबर्स वगैरह का, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग में हमने देख लिया। और जो प्रिमिटिव फार्मिंग है उसमें एक तरह से जो यूज किए जाते हैं वो हल हो गया, एक तरह से कुदाल हो गया, लोहे की छड़ी हो गई, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रिमिटिव फार्मिंग है उसमें एक तरह से जो मोर प्रोडक्शन नहीं होता, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारी एक तरह से समझ लो ज्वाइंट फैमिली जो भी काम कर रही होगी उन्हीं का एक तरह से पालन पोषण हो पाएगा। सीधी बात ये है। ठीक है, उसका वो एक तरह से ऐसे प्रोडक्शन नहीं कर सकती कि भाई उगा भी लिया बेच भी दिया, उनके में प्रिमिटिव फार्मिंग में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। देखो जहां पे कमर्शियल वर्ड आ गया वहीं पे समझ लो पैसे की बात हो रही है भाई। ठीक है, कमर्शियल वर्ड ही पैसा है एक तरह से, समझ लो। फार्मिंग परफॉर्म्ड फॉर द perspective earning of money by higher production through the use of higher doses of modern input। एग्जाम्पल के लिए high yield variety HIV seed, chemical fertilizer and insecticide and pesticides। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फार्मिंग परफॉर्म्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग, मतलब कि ये जो फार्मिंग करी जाती है
ये अर्निंग के पर्सपेक्टिव से करी जाती है। किसके पर्सपेक्टिव से करी जाती है दोस्तों? अर्निंग मतलब कि सिंपली पैसे कमाने के लिए करी जाती है। मनी बाय हायर प्रोडक्शन और थ्रू द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे HIV सीड्स हो गए जिनसे मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं, केमिकल हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, और जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन सब चीजों का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। और कमर्शियल फार्मिंग जो हमारी बेसिकली पैसे कमाने के लिए अर्निंग के पर्सपेक्टिव से करी जाती है। सीधी बात ये है, इस पैरा में हमने ये समझ लिया। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है उसमें अलग अलग तरह की क्रॉप होती हैं अलग अलग स्टेट में। जैसे एग्जांपल के लिए राइस इन कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा, ठीक है। जो राइस है, चावल जो है, वो कमर्शियल क्रॉप है, पैसे कमाने के बेस पे, अर्निंग के पर्सपेक्टिव से कहां पे है? वो हरियाणा में है, ठीक है। और वहीं पे क्या कहते हैं, पंजाब में भी है, बट इन ओडिशा इट्स अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे तो राइस को उगाया जाता है हरियाणा और पंजाब में पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के पर्सपेक्टिव से, और वहां पे उड़ीसा में उगाया जा रहा है सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए, एक तरह से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चावल को उगाया जा रहा है, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी वेरिएशन देखा, जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं। प्लांटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। जो प्लांटेशन होता है वो भी एक तरह से क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का टाइप होता है, क्योंकि उसमें भी जो फसलें उगाई जाती है वो सिर्फ बेचने के लिए, फायदे के लिए ही उगाई जाती है। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रो अ लार्ज एरिया, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर, दोनों बात एक ही है, चाहे शब्द अलग अलग हो गए हैं थोड़े बहुत, बाकी बातें एक ही है, ठीक है। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रो ऑन अ लार्ज एरिया, मतलब कि जो एक सिंगल क्रॉप होती है, जैसे मान के चलो ये एरिया है, तो इस एरिया में क्या कहते हैं, मैंने राइस की क्रॉप ग्रो करी है, तो यहां पे मैं सिर्फ राइस ही उगा सकता हूं, ऐसा नहीं है कि बगल में तोरी घिया टिंडे विंडे भी उगा दिए, ठीक है। मतलब कि इसको एक लार्ज एरिया चाहिए एक सिंगल क्रॉप को, सीधी बात ये है, बड़ा अमाउंट में। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, देखो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो एक तरह से इंटरफेस है किसका? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। कैसे है मैं बताता हूं। जैसे कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, इसमें वही क्रॉप्स उगाई जाती है जिसमें एक तरह से पैसा वगैरह आ सके, अर्निंग के पर्सपेक्टिव से उगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि लगा लो कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन मतलब कपास हो गया। अब जो कपास को ग्रो करते हैं किस लिए? कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कपास, जो एक तरह से कॉटन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये इंडस्ट्री का इंटरफेस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई ऐसी जो हमने क्रॉप ग्रो करी है वो कहाँ जाती है? सीधा इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर वहां से जो भी होगा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होगा, फिर कहाँ जाएगी? वो तृतीय क्षेत्र में, फिर वहां पे व्यापार वगैरह शुरू होगा। तो ये एक तरह से जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो किसका इंटरफेस है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। पर लेकिन कैसे? कवर अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब कि एक बढ़िया जो क्षेत्र ये कवर करती है क्रॉप। कैपिटल, मतलब कि इसमें देखो पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, जो इसमें एक तरह से पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। और इसमें क्या कहते हैं, लेबर्स लगती है, ऐसी वैसी लेबर नहीं कि चीप लेबर, कुशल लेबर लगती है जिनके पास स्किल वगैरह होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज इन प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह से इसमें कच्चा माल मिलता है इस वाली क्रॉप में, ठीक है। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, यहाँ से रॉ मटेरियल मिल जाता है इंडस्ट्री के लिए, जैसा मैंने अभी कपास का एग्जांपल दिया तुम्हें, ठीक है। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज इंसेंट्रल, मतलब कि यहाँ पे सीधी बात ये बोली गई है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तरह से पूरा इसमें डेवलप नेटवर्क होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है और कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, सिंपली कि क्रॉप ग्रो हुई भाई, एक राज्य से दूसरी जगह जानी है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, अच्छे खासे साधन वगैरह होंगे जो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पे सारी चीजों को करे और पहुंचा दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम बोलेंगे क्या? वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। अब हमारे देश का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या है, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, कौन से सीजन में काटी जाती है, यही सारी चीजें अब हम इस वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, हमारी इंडिया में क्या कहते हैं 3 क्रॉपिंग सीजन है, कितने? 3 है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। पहला है राबी और दूसरा है खरीफ और तीसरा है ज़ैद, ठीक है। इन तीनों को ही हम आगे चल के बहुत ज्यादा डीप पढ़ने वाले हैं, इनकी जो भी छोटी मोटी क्रॉप्स होंगी वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
रावी क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रावी क्रॉप्स का क्या सीन है, कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं। इसका जो सोइंग टाइम है इन विंटर सीजन बिटवीन, ठीक है, इनका सोइंग टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है रावी की क्रॉप जो होती है, और काटी कब जाती है, समर सीजन में काटी जाती है, अप्रैल टू जून में काटी जाती है। और इसमें जो क्रॉप्स ऐड कर सकते हैं हम, एक तरह से गेहूं हो गया, और जो भी हमारा एक तरह से गेहूं मेन होता है, और इसमें बरेली, पीस, ग्राम वगैरह, दाल वगैरह, ये सारी चीजें जो हमारी है एक तरह से ऐड हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट स्टेट है जो इसके प्रोडक्शन के राबी क्रॉप्स के, देखो द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब हरियाणा। देखो जब क्या कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एक तरह से सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करना, HIV सीड्स जो भी होते हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो राबी की क्रॉप्स है वो पंजाब और हरियाणा में भी ग्रो होना शुरू हो गई थी जब हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह से सक्सेस रही थी। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंटेन्ड द राबी क्रॉप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान इन आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंटेन्ड द राबी क्रॉप, मतलब कि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान का पार्ट हो गया, तो इन्होंने भी एक तरह से राबी की क्रॉप को मेंटेन कर रखा है, अपने किसी ना किसी क्षेत्र में उग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद ये ग्रो होना शुरू हुई है, क्योंकि उसमें सीड्स वगैरह का काफी ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, खारीफ क्रॉप देखेंगे कि खारीफ क्रॉप क्या क्या सीन है उसका। जो इसका बुआई का टाइम होता है दोस्तों, मानसून अराइवल ऑफ मानसून, मतलब मानसून की शुरुआत में जुलाई में क्या कहते हैं इसको बोया जाता है खारीफ को, और इसकी जो एक तरह से कटाई होती है वो सितंबर और अक्टूबर में होती है, विंटर के समय। ये देखो जब अक्टूबर और नवंबर में राबी को बोया जाता है तब एक तरह से खारीफ को काटा जाता है। ठीक है, क्रॉप्स इंक्लूड, इसमें जो क्रॉप्स इंक्लूड होगी वो राइस हो गया एक तरह से, और शुगलम हो गई, और मिल्ट हो गई एक तरह से, और इसमें दाल हो गई, अरहर वगैरह की दाल होती है, और ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, और ग्राउंडनट हो गए, और सोयाबीन हो गई। ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, खारीफ में आ जाएगी। ठीक है, लोकेशन देखते हैं। राइस इज द कल्टीवेशन मेनली असम, जो राइस उगाया जाता है कहाँ उगाया जाता है, असम में उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र में भी एक तरह से राइस उगाया जाता है, खारीफ की फसल ग्रो करी जाती है। ठीक है, स्पेशली इट इज डन इन कोंकण कोस्टल एरिया, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखो जो खारीफ की क्रॉप एक तरह से ग्रो करी जाती है, स्पेशली कहां करी जाती है, कोंकण के कोस्टल एरिया पे, जैसे कि हमारा ये कोस्टल एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इस साइड या इस साइड क्या कहते हैं, कोंकण का कोस्टल एरिया होता है। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो हमारा होता है, वहां पे क्या कहते हैं इस वाली क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के जो भी हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, यहाँ पे भी एक तरह से खारीफ की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, खारीफ क्रॉप्स देखते हैं थोड़ा सा। इन रिसेंट एरिया राइस हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रो इन पंजाब। ठीक है, अब जो रिसेंट टाइम में क्या कहते हैं, रिसेंट ईयर में क्या हुआ है कि जो राइस है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होने लगा, पंजाब एंड HR। ठीक है, HR मतलब कि हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा राइस इज ग्रोन इन 3 क्रॉप, ओस, समन एंड बोरो। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और असम में। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में क्या कहते हैं राइस की 3 क्रॉप ग्रो करी जाती है, ओ, समन और बोरो। ठीक है, याद रखना क्या, ओ, समन और बोरो। आगे बढ़ते हैं, जैद। अब देखते हैं जैद। ठीक है, हमने खारीफ देख ली, रबी देख ली कि इनका कटाई का टाइम क्या है और इनका उगाई का टाइम क्या है, और ये सारी चीजें हमने देख ली है कि इनमें क्या कहते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करी जाती है, ये भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जैद की जो क्रॉप है वो देखते हैं। द क्रॉप शोन इन द समर सीजन बिटवीन राबी एंड खारीफ क्रॉप सीजनल इज कॉल्ड जैद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राबी और खारीफ का जो सीजन चल रहा था उसी के बीच क्या कहते हैं किसका सीजन आता है, जैद का। ठीक है, जो हमारी जैद की फसल है और राबी और जो हमारी एक तरह से वो होती है खारीफ फसल होती है उसी के बीच उगाई जाती है। इन द जैद सीजन मेनली वाटरमेलन। देखो इसमें जैद के सीजन में कौन सी एक तरह से फल फ्रूट होते हैं, वो जो क्रॉप्स होती है वाटरमेलन की हो गई। ठीक है,
और जो हमारे कहते हैं कुकुम्बर की हो गई और वेजिटेबल्स की हो गई और जो हमारी फोडर क्रॉप्स होती है कल्टीवेटेड होती है वो हो गई सारी, ठीक है। जो गर्मी के मौसम में तरबूज अरबूज खरबूजे वगैरह खाए जाते हैं वो एक तरह से ज़ैद क्रॉप में ही कंसीडर किए जाते हैं। इट टेक्स अबाउट अ ईयर फॉर द सुगरेंस क्रॉप टू बी रेडी, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, ये इसमें क्या कहते हैं एक तरह से एक ईयर लगता है किसको तैयार होने में, गन्ने को तैयार होने में दोस्तों सबसे ज्यादा टाइम लगता है 1 ईयर। किसको तैयार होने में, गन्ने को, ठीक है। स्टे का मोर टाइम, गन्ना जो हमारा एक तरह से तैयार होने के लिए बहुत टाइम लेता है। राइस के देखते हैं अब राइस की क्या बातचीत है। राइस इज द स्टेपली फूड ऑफ मोस्ट पीपल इन इंडिया। देखो राइस है उसको क्या कहते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा एक तरह से उगाया जाता है, खाया भी जाता है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर आफ्टर चीन। देखो इसमें क्या कहते हैं हमारा जो भारत देश है वो चीन के बाद क्या कहते हैं सेकंड नंबर पे आता है किसका उत्पादन करने में, चावल का उत्पादन करने में, ठीक है। इट इज अ खारिफ क्रॉप डेटा रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 सेल्सियस। देखो जो हमारी चावल है उसको कितना सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर चाहिए, 25 सेल्सियस कितना चाहिए ऊपर चाहिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, जो नमी होती है वो भी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। मोर देन क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए ग्रो करने के लिए इसको, चावल को, ठीक है। ये देख लिया यहाँ पे 3 चीज देगी। इसका उत्पादन में जो भारत आता है वो दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद, ये देख लिया हमने। और उसके बाद क्या कहते हैं जो इसको क्या कहते हैं एक तरह से टेम्परेचर कितना चाहिए 25 सेल्सियस से थोड़ा सा अबव चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी मतलब नमी चाहिए। और मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब कि जो रेनफॉल चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए, मतलब कि ज्यादा चाहिए, ठीक है। इन ईयर्स इन एरियाज विथ अ लो रेनफॉल इट इज ग्रो थ्रू इरिगेशन, मतलब कि जहां पे बारिश नहीं होती, जहां पे रेनफॉल नहीं होती वहां पे इसको ग्रो किया जाता है इरिगेशन वाले मेथड से, ठीक है। राइस इज ग्रोन इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स कोस्टल एरिया एंड डेल्टाइक रीजन, ठीक है। जो राइस को ग्रो किया जाता है वो कहां किया जाता है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बना दी मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है। और जो भी हमारा एक तरह से डेल्टाई क्षेत्र होता है यहाँ पे भी ग्रो किया है। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे जो डेल्टाई क्षेत्र होता है यहाँ पे एक तरह से राइस को ग्रो किया जाता है। और कोस्टल एरियाज पे, ठीक है, कोस्टल एरियाज पे आगे बढ़ते हैं। राइस ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ कैनल्स एंड द density of tube wells it was become a possible to grow rice crop in some low rainfall area in Punjab। देखो पंजाब में क्या कहते हैं सम लो रेनफॉल एरिया, मतलब जहां पे बारिश कम आती है वहां पे भी इसको ग्रो किया जा रहा है। किसकी मदद से, ट्यूबवेल्स हो गए, कैनल्स हो गए, इनकी मदद से क्या कहते हैं ग्रो किया जा रहा है पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। इन सब की मदद से जहां पे बारिश नहीं आती वहां पे ट्यूबवेल्स का कैनल्स का इस्तेमाल करके किसको ग्रो किया जा रहा है, राइस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट मतलब गेहूं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो गेहूं है व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि एक तरह से जो हमारा क्या कहते हैं सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है हमारी इंडिया में, व्हीट यानी गेहूं, ठीक है, गेहूं है। इट इज ग्रोन इन द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आ कंट्री, मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पे क्या कहते हैं गेहूं को एक तरह से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे किसका किया जाता है दोस्तों, चावल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राबी क्रॉप्स रिक्वायर कोल्ड वाटर ग्रो एंड ब्राइट सनशाइन टू रिपेन, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे चावल है उसको गेहूं जो है हमारा उसको पकने के लिए क्या कहते हैं लो रेनफॉल चाहिए, यही लिखा है ना यहाँ पे, वेदर टू ग्रो एंड सनशाइन, मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए, रिक्वायर टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर मतलब कि एक तरह से ठंडा मौसम चाहिए। और क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन मतलब कि खिलखिलाती धूप चाहिए उसको एक तरह से धान को पकने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली यही बात बोली गई है कि जो गेहूं होता है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो क्या कहते हैं एक ठंडा सा मौसम चाहिए, वेदर जो है मौसम वो ठंडा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बात बोली गई है उसको सनशाइन यानी कि जो हमारी सनरेज होती है वो उसकी भी नीड होती है, धूप खिलखिलाती धूप की जरूरत होती है किसको ग्रो करने के लिए, गेहूं को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इट रिक्वायर्ड टू 50 to 75 सेंटीमीटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल टू ग्रोथ, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, एनुअल रेनफॉल जो इसको चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर की नीड होती है, ठीक है। There are two main wheat growing region in the country, the Ganga Satluj plain area, the north west and black soil regions of the Deccan, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, टू मेन वीथ ग्रोइंग रीजन्स की बात हो रही है। हमारी इंडिया में क्या कहते हैं, दो ऐसे भाग हैं जहाँ पे क्या कहते हैं सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, वो कौन से हैं, एक दो हो गया हमारा गंगा सतलुज प्लेन एरिया, गंगा और सतलुज का क्या हो गया, प्लेन एरिया हो गया, और द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन, मतलब कि जो ब्लैक सोइल का रीजन हो गया, जो डेक्कन के पठार पे पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब कर्नाटका वगैरह हो गया, इन सब साइड कौन सी पाई जाएगी, ब्लैक सोइल पाई जाएगी, ठीक है। वहां पे क्या कहते हैं गेहूं का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और कहां पे किया जाता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान आर द मेन वीथ प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्टिंग एरिया, मतलब कि यहाँ पे सिंपली ये बोला गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है, सीधी बात ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलेट्स देखते हैं अब क्या मिलेट्स का क्या सीन है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द मेन क्रॉप्स ग्रेन्स ग्रो इन इंडिया। देखो ये क्या कहते हैं मिलेट्स की जो भी हमारी क्या कहते हैं मेन क्रॉप्स है वो ये है, क्या, ज्वार बाजरा हो गई, रागी हो गई, मेन एक तरह से मेन ग्रेन्स हो गई, जो खाने पीने की एक तरह से हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं, ये हो गई, ठीक है। इंडिया में दे आर कॉन्टेन अ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि एक तरह से इनके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। जो भी चना बाजरा वगैरह हो गया, इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रागी इन रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, रागी जो हमारी क्रॉप है उसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, छोटे मोटे पोषक तत्व और विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर, रागी के अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन हो गए, आयरन और कैल्शियम हो गए, सारी चीजें तुम्हें किसके अंदर देखने को मिलेगी, रागी के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो एक तरह से सुगरम हो गया, इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप इन द कंट्री, मतलब सुगरम जो होता है वो हमारी एक तरह से थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप होती है हमारी कंट्री की, इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। द क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, मतलब कि ये जो क्रॉप होती है हमारे किसके ऊपर डिपेंड रहती है, रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। ये जो क्रॉप होती है, ठीक है। इट इज ग्रोन ऑन अ सैंडी एंड शैलो ब्लैक सोइल, मतलब कि सैंडी एंड शैलो ब्लैक सोइल पे इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कौन सी, मिलेट्स की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, इन सब जगह भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ग्रो करी जाती है ग्रो पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रागी is a crop of dry regions and grows up well on red, black and sandy and loamy and shallow black soil। रागी को जो ग्रो किया जाता है एक तरह से दोस्तों वो किया जाता है ड्राई रीजन्स पे, ड्राई मतलब कि शुष्क क्षेत्र जो होता है, सूखा होगा वहां पे, और रेड सोइल पे, ब्लैक सोइल वगैरह पे इसको क्या कहते हैं ग्रो किया जाता है। द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रागी आर कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। क्या हो गया, जो मेजर इसका उत्पादन करने वाले, इसको प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट होते हैं वो क्या हो गया, एक तरह से रागी होगी, रागी को जो करते हैं कर्नाटका हो गया, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में हो गया, उत्तराखंड नॉर्थ में हो गया, सिक्किम ईस्ट में हो गया, झारखंड भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारा एक तरह से क्रॉप दिख रही है तुम्हें यहाँ पे मिलेट्स वगैरह टाइप की है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस मतलब कि यहाँ पे क्या दाल की बात हो रही है, इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या कहते हैं सबसे लार्ज उत्पादन भी करती है, कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर का मतलब सिंपली क्या है, सबसे ज्यादा उगाया भी हमने, सबसे ज्यादा खाए भी हमने, एक तरह से सबसे ज्यादा खाई भी जाती है हमारी इंडिया में और सबसे ज्यादा उगाई भी जाती है हमारी इंडिया में। कौन सी क्रॉप होती है, वो दाल की होती है। पल्सेस आर द मोस्ट प्रोटीन रिच विटामिन वेजिटेरियन फूड, जो हमारी एक तरह से जो दाल होती है इसके अंदर क्या कहते हैं प्रोटीन पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, और एक तरह से वेजिटेरियन फूड है जो इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। द मेन पल्सेस आर आंध्र प्रदेश, जो हमारा एक तरह से नहीं, जो हमारी एक तरह से मेन क्रॉप्स होती है, मेन जो दालें होती है उनके नाम है यहाँ पे
अरहर हो गई, ठीक है, उड़द हो गई, मसूर हो गई और मटर वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये मेन एक तरह से दाल की फसलें होती है। पल्सेस आर रिक्वायर अ लेस मॉइस्चर एंड कैन बी ग्रो इवन इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ड्राई कंडीशन में भी एक तरह से ग्रो कर सकती है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, बिगिनिंग लेग्यूमिनियस क्रॉप का मतलब मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। All the pulses expect a pigeon pea maintain the fertility of the soil by taking the nitrogen from the air। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अरहर की दाल होती है, ठीक है, जो दोस्तों अरहर की दाल होती है उसको छोड़कर जो और दालें होती है वो क्या कहते हैं, हवा से जो अपनी एयर होती है उससे क्या कहते हैं नाइट्रोजन गैस को एक तरह से अपनी तरफ खींचती है ये सोइल। उसकी वजह से क्या होता है, सोइल की जो फर्टाइल पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे अरहर को छोड़ के जो और दालें होती है और जो पल्सेस होती है वो क्या कहते हैं, वायु से क्या कहते हैं गैस को खींचती है, नाइट्रोजन गैस को एक तरह से खींचती है। और उसके बाद जो उनकी सोइल है उसकी उससे क्या होता है, फर्टाइल पावर सोइल की इंक्रीज होती है, फिर उससे हम और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं अरहर को छोड़ के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर दिस, देखो हमारी अगली है दाल का ही चल रहा है अभी ये। देयरफॉर दिस इज क्रॉप आर यूजुअली सोन इन रोटेशन विथ द अदर क्रॉप्स, ठीक है। मतलब किसके आसपास भी हम क्या कहते हैं क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं, उनका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल उगा रहे तो दाल उगाए, उसके आसपास भी क्या कहते हैं और भी कई तरह की दाल वगैरह की फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका द मेन पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। मतलब कि जो मेन उत्पादक देश है वो इंडिया में कौन से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। यहाँ पे क्या कहते हैं सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टी, अब बात आ गई है भाई चाय पे, ठीक है। चाय तो सबको पता है कि चाय तो सुबह सुबह ही पता चल जाती है सबको कि भाई चाय क्या होती है, ठीक है। टी कल्टीवेशन इन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब टी एक तरह से एग्जाम्पल है कमर्शियल फार्मिंग का, क्योंकि जो टी की क्रॉप उगाता है वो एक तरह से सीधा बेचने के लिए ही उगाई जाती है अपने फायदे के लिए, ठीक है। इट इज अ इम्पोर्टेंट behaviors crop which was intently introduced to India by the British। मतलब कि एक तरह से इंडिया को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इस क्रॉप से, कौन सी टी वाली क्रॉप से, ब्रिटिशर्स ने करवाया था। किसने तो करवाया था दोस्तों, जो ब्रिटेन से आए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने करवाया था इंडिया को, क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। किससे करवाया था, चाय से करवाया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी एंड ग्रेननेस आर ओन्ड बाय इंडिया। मतलब कि जो हमारी एक तरह से आज के समय में हमें इंट्रोड्यूस करवाया था जो अंग्रेज थे उन्होंने करवाया था, पर लेकिन आज के समय में इसका ओनर कौन बन के बैठा है, इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा एक तरह से चाय को उगाया जाता है, ठीक है। द टी प्लांट आर ग्रोन अ बेस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डीप सोइल रिच इन ह्यूमन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड शॉल्पिंग। शॉल्पिंग का मतलब एक तरह से क्या होता है, ढलान, ढलान, ठीक है। एरियाज विथ इजी ड्रेनेज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि शॉपिंग वाला एरिया है, यहाँ पे देखो जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो ढलान वाला एरिया तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे किसको उगाया जाता है, टी की जो हमारी एक तरह से क्रॉप होती है उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं डीप सोइल की नीड होती है। और ये जो हमारी टी की क्रॉप होती है इसको हम दो जोन में बो सकते हैं, दो जोन में से सोइंग कर सकते हैं। तो हमारा क्या कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, एक होता है सब ट्रॉपिकल जोन। मतलब कि इसको इंडिया के नॉर्थ एंड साउथ वाले पार्ट, नॉर्थ रीजन में और साउथ रीजन में, दोनों ही रीजन में जो हमारी टी की क्रॉप होती है इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं टी की क्रॉप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं टी पे ही है अभी तो, टी पे ही रहते हैं थोड़ी देर मैंने, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं ग्रोइंग टी बशिश रिक्वायर अ वार्म मॉइस्ट एंड फर्स्ट फ्री क्लाइमेट की नीड होती है। क्या होती है इसको, एक तरह से जो वार्म होता है, वार्म क्लाइमेट की नीड होती है, एक तरह से गर्म क्लाइमेट की नीड होती है, एंड क्या कहते हैं इन सब चीजों की नीड होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स कोमल पत्तियां। मतलब कि जो हमारी रेनफॉल होती है वो एक तरह से इसकी हेल्प करती है इसकी कोमल पत्तियों को ग्रो करने में, ठीक है। जिसको हम एक तरह से टिंडर लीव्स बोलते हैं, कोमल पत्तियों को टिंडर लीव्स बोलते हैं। Tea is a labor intensive industry requiring
अब अब्यूडेंट चीप एंड स्किल्ड चीप लेबर, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, एक तरह से स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। टी की ग्रोथ जब क्या कहते हैं एक लार्ज एरिया में करी जाती है तो वहां पे इसका अच्छे से देखभाल करी जाती है, स्किल्ड लेबर होती है। इन सब चीजों का वहां पे एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीजों की एक तरह से मांग होती है, किसकी, टी की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। द मेन टी प्रोड्यूसिंग एरिया और असम द हिल्स, असम के हिल्स पे की जाती है। ऑफ हिल्स का नाम क्या है, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी जो हमारी दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पे क्या बोला गया, द मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, जो हमारा ये पहला हो गया असम हो गया, असम के हिल्स एरिया हो गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। यहाँ पे टी उगाई जाती है। और तमिलनाडु और केरला हो गया, ठीक है, यहाँ पे टी उगाई जाती है। लैटराइट सोइल वगैरह पे यहाँ पे टी वगैरह उगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टी आल्सो ग्रो इन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, इन सब जगह भी उगाई जाती है। इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। चाइना के बाद क्या कहते हैं, आफ्टर चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है 2015 के बाद। किसको प्रोड्यूस करने में, किसका उत्पादन करने में, टी का उत्पादन करने में। सीधी बात ये है, चाइना के बाद इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है टी का प्रोडक्शन करने में। आगे बढ़ते हैं। कॉफी जो हमारी इंडिया कॉफी इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। इंडिया की कॉफी जो है वर्ल्ड में फेमस है, किसमें, क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी कौन सी हमारी, अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन आवर कंट्री विच वाज इंटेनली ब्रॉट फ्रॉम यमन, ठीक है। जो हमारे यहाँ कॉफी उगाई जाती है वो अरेबिक वैरायटी की, और लाई कहां से गई थी, यमन से लाई गई थी, ठीक है, यमन से लाई गई थी। दिस वैरायटी ऑफ कॉफी इज अ हाई डिमांड ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड। इसकी क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अरेबिक कॉफी की काफी ज्यादा क्या होती है, डिमांड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर, देखो हॉर्टिकल्चर की जो हमारी क्रॉप होती है इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा बहुत। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जिसमें बागान की फसलें आ जाती है, जैसे फल फ्रूट वगैरह से रिलेटेड क्या कहते हैं, केले वगैरह हो गए, आम वाम, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इन 2015 इंडिया रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया क्या कहते हैं फिर से आ गया कौन से नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे आ गया। किसका प्रोडक्शन करने में, वेजिटेबल्स का हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, ये सब हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स होती है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, मतलब कि इंडिया में क्या कहते हैं जो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं और टेम्परेट फ्रूट्स भी क्या कहते हैं एक तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडियन फ्रूट्स इंक्लूडिंग मैंगो फ्रॉम महाराष्ट्र। मैंगो कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नहीं, मैंगो जो है महाराष्ट्र में उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। मैंगो जो है एक तरह से ऐसा फल है जो हर एक जगह एक तरह से हमें देखने को मिल सकता है। जैसे क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह में मैंगो देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑरेंज फ्रॉम नागपुर एंड क्या है, चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी मेघालय, ठीक है। ऑरेंज कहाँ उगाया जाता है, जो हमारा संतरा है एक तरह से चेरापूंजी और मेघालय में उगाया जाता है, नागपुर में। और जो बनानास होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। और जो लीची होती है वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में उगाई जाती है सबसे ज्यादा। पाइनएप्पल्स कहाँ उगाए जाते हैं, मेघालय में। और ग्रेप्स आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। जो ग्रेप्स उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में, ठीक है। इधर देखते हैं, एप्पल्स, पियर्स and apricots and walnuts from हिमाचल प्रदेश and जम्मू एंड कश्मीर आर इज द ग्रेट डिमांड इन वर्ल्ड। मतलब कि जो जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं एप्पल्स, कश्मीरी एप्पल हो गए और जो अखरोट वगैरह हो गए, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं और उनकी क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा क्या है, डिमांड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। India has a prominent place in the production of peas, कैलिफोलिया एंड ओनियन, कैबेज और टमाटो, जो भी ब्रिंजल वगैरह होती है। इंडिया में क्या कहते हैं, मटर हो गया, ठीक है,
मटर, फूल गोभी, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू का उत्पादन भारत में प्रमुख स्थान है। ठीक है, भारत में क्या कहते हैं सबसे ज्यादा स्थानों पे क्या कहते हैं मटर, फूल गोभी, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर वगैरह इन सब का क्या कहते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है भारत में। ठीक है, इन सब का प्रमुख स्थान तुम्हें कहां मिलेगा, इंपॉर्टेंट एक तरह से प्लेस कहां मिलेगा तुम्हें, भारत में ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी ये आ गई इंडेबल क्रॉप्स आ गई, पहले आ गई रबर। देखो अब तक अपने जो भी क्रॉप पढ़ी थी उसमें हम सिंपली पढ़ रहे थे खाने वाली, जो हमारी खाद्यान्न फसलें थी उनको पढ़ रहे थे, जैसे अरहर, चावल, बाजरा, गेहूं वगैरह, चना, ये रागी वागी जो भी हम पढ़ रहे थे ये क्या थी, एक तरह से हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी फल फ्रूट वाली खाने पीने वाली थी। अब हम देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स जो हमारी होती है वो देखेंगे। अब इसमें पहली क्रॉप आ गई हमारी क्या, रबर। ठीक है, रबर आ गई एक तरह से, जरा भी चेक कर लेते हैं माइक को भी। हेलो हेलो, हाँ माइक से चल रहा है। ठीक है, रबर इज द क्रॉप ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन बट इज आल्सो ग्रोन ऑन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि जो रबर की क्रॉप जो है ग्रो करी जाती है वो इक्वेटोरियल रीजन, मतलब कि जो हमारी एक तरह से अर्थ है, ये अर्थ है, जो अर्थ की एक तरह से भूमध्य रेखा होती है इसके आसपास रबर क्या कहते हैं सबसे ज्यादा उगाई जाती है। लेकिन इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में दोनों रीजन्स में उगाई जाती है और एक स्पेशल कंडीशन में उगाई जाती है। ठीक है, मतलब देखभाल वगैरह में। ठीक है, इट रिक्वायर अ मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल एक्सेसिंग टू 200 मीटर, एक तरह से लगा लो 200 मीटर 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर एक्सेटिंग 25 सेल्सियस। ठीक है, अब इसको जो रबर की क्रॉप है इसको ग्रो करने के लिए क्या कहते हैं कितना टाइम लगता है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ये देखते हैं। पहले तो टेम्परेचर चाहिए 25 सेल्सियस और दूसरा रेन चाहिए 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीजों की एक तरह से को क्या होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है और एक जो हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसकी भी क्या होती है, एक तरह से नीड होती है नमी वाले की। ठीक है, रबर इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो रबर होती है एक तरह से, रबर एक तरह से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होती है किसके लिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज के लिए जो रबर होती है वो कच्चा माल होती है। ठीक है, कैसे होती है, क्योंकि रबर जो निकलती है पेड़ों वगैरह से वो जो एक तरह से पहले तो अलग अलग तरह का तरल पदार्थ होता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उससे जो भी बनाया जाता होगा, रबर हो गया तुम्हारे यूज करने वाली है, कुछ भी रबर से कुछ भी बनाया जाता है तो इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करके ही बनाया जाता है। ठीक है, इट इज मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो भी हमारे क्या कहते हैं जो आइलैंड वगैरह हो गए, और गारो हिल्स इन मेघालय, मेघालय में गारो हिल्स है एक पहाड़ी है वहां पे क्या कहते हैं उगाया जाता है किसको, रबर को। और कहां पे, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइबर क्रॉप्स देखते हैं। फाइबर क्रॉप्स के जो एग्जांपल है कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेन फाइबर क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, ये 4-5 जो हमारी क्रॉप्स है किसकी है, इंडिया की फाइबर क्रॉप्स है। कॉटन, जूट, जो भी हमारी फ्लैक्स हो गई, सिल्क हो गया, एक तरह से ये सारी क्या है हमारी फाइबर क्रॉप्स है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं। To grow this crop, a high temperature, light rainfall, or irrigation to 210 force-free days and bright sunshine are required। ठीक है, मतलब कि इसको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की और लाइट रेनफॉल। रेनफॉल क्या कहते हैं हल्की फुल्की हो जाए, और क्या कहते हैं इन सब चीजों की क्या होती है, सनशाइन, ब्राइट सनशाइन की भी क्या होती है नीड होती है। एक क्या कहते हैं खिलखिलाती धूप की भी क्या होती है जरूरत होती है। ठीक है, इसकी जरूरत होती है। एक तो हो गया हमारा हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल, हल्की फुल्की बारिश चाहिए, और क्या चाहिए ब्राइट सनशाइन, मतलब कि खिलखिलाती धूप की भी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज अ खरीफ क्रॉप एंड टेक्स 6 to 8 मंथ टू रिपेन, मतलब कि जो हमारी एक तरह से फाइबर क्रॉप्स होती है इनको पकने में कम से कम कितना टाइम लगता है, कॉटन वगैरह जूट को 6 to 8 मंथ लगते हैं, मतलब 6 से 8 महीने वगैरह लगते हैं खरीफ की क्रॉप को पकने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जूट। जूट इज अ कोल्ड गोल्डन फाइबर, मतलब जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। जूट इज ग्रो इन अ फर्टाइल वेल ड्रेन्ड फ्लड प्लेन सोइल्स वेयर आर न्यू सोइल्स इन डिपोजिशन वेरी ईयर बाय फ्लड, मतलब कि जो जूट की खेती करी जाती है कहाँ पे, जहाँ पे क्या कहता है फ्लड प्लेन एरिया होता है, जैसे कि ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या कहता है फ्लड आई, बाढ़ आई, अब बाढ़ जो आई यहाँ पे क्या कहते हैं सोइल वगैरह डिपॉजिट करके चली गई, तो ऐसे ही क्या कहते हैं
बाढ़ वाले फ्लड एरिया में करी जाती है, जिसमें क्या कहते हैं हर साल नई सोइल आ जाए, हर साल क्या कहते हैं नई मृदा, हमें नई सोइल देखने को मिले, नई सोइल का डिपोजिशन देखने को मिले। वहीं पे क्या कहते हैं कौन सी खेती करी जाती है, जूट की, ठीक है। तो हाई, इसको जो चाहिए हमारा एक तरह से इस रिक्वायर हाई टेम्परेचर डर्निंग ग्रोथ, ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा, मेघालय आर द मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कि जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे राज्य है उत्पादक जो जूट के, वो कौन से, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, मेघालय हो गया। इन सब जगह क्या कहते हैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हायर प्रोडक्शन किया जाता है जूट का। इसका उपयोग बोरे, चटाई और रस्सियां, रेशे और धागे, कालीन और अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो जूट का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए किया जाता है, बोरे बना दिए भाई, जैसे राशन के बोरे होते हैं ब्राउन कलर के, वो जूट से बनते हैं। चटाई हो गई, रस्सियां हो गई, रेशे हो गए, ये सब चीजें बनाई जाती है हाथों वगैरह से, जो टोकरे वगैरह बना दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें क्या कहते हैं टेक्निकल मतलब कि एक तरह से प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन की क्या है जरूरत है, ठीक है, ये चीज हम देखने वाले हैं। द कंटिन्यूड यूज ऑफ लैंड विदाउट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैज हिंड्रेड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कि जब तक क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं आएगा, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या कहते हैं टेक्निकल इंप्रूवमेंट और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्या कहते हैं संस्थागत परिवर्तन की, और जो हमारा एक तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यानी कि नीड है, क्योंकि इसके बिना हम एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये लगा लो कि आज के समय में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, आज वैसे डेवलपमेंट तो हो चुका है, एग्जांपल के लिए अगर आज के समय में हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में इतना नहीं हुआ होता, तो एक तरह से हमारी क्रॉप है जो पहले एक ईयर में एक ही क्रॉप ग्रो करी जाती है, आज एक ईयर में 3 करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो चुका है, चेंजेस देखने को मिले, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसी में क्या कहते हैं थोड़ा और चेंजेस लाने की एक तरह से हमें क्या है नीड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटीरियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं हमने कुछ कदम उठाए हैं किसके संस्थागत परिवर्तन के, जैसे कि हमारा क्या होता था, जो हमारा क्या कहता है कलेक्टिवेशन हो गया, ठीक है, जो हमारा कलेक्टिवेशन हो गया, और ये हमारा कहते हैं कंडीशंस ऑफ होल्डिंग्स, क्रोपराइजेशन एंड अबोलिशन ऑफ जमींदार। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो हमारी एक तरह से जो जमीनें होती थी, जो एक तरह से कि एक जमींदार के पास क्या कहते हैं पहले के समय में बहुत सारी जमीन है, ये क्या 100 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, हेक्टर है जमीन है, ये जमींदार ने ले रखी है, ठीक है। तो क्या किया गया था, जमींदारों से जो जमीन है वो ले लेके किसानों को दी गई, ये सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा कुछ कदम स्टेप्स उठाए गए थे, जमींदारी जो है उनसे छीन के उनको दी गई जमीन, और क्या किया जोतों का सीमांकन कर दिया। जोतों का सीमांकन करने से क्या हुआ था, मतलब मेरा ये है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि खेत है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं एक खेत है और यहाँ पे एक का दूसरा खेत है, एक बंदा है, तो एक तरह से ये लगा लो कि रामलाल का एक खेत यहाँ पे है और एक खेत यहाँ पे है गांव में। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, जो उसका एक ए बी वाला खेत है, यहाँ पे जो बी पार्ट है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं ए के बगल में ही कर दिया जाएगा, जो हमारे जोत है उसका सीमांकन कर दिया जाएगा, चकबंदी कर दिया जाएगा, जिससे उसका क्या कहते हैं ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सोच लो कि उसने दोनों तरफ क्रॉप उगा रखी है, तो उसको देखभाल करने यहाँ जाना पड़ता होगा, यहाँ पे भी उसने जाली वगैरह ग्रिल वगैरह लगवा रखी होगी, यहाँ पे भी एक तरह से जो चारों तरफ एक तरह से जाली वगैरह लगवा रखी होगी, ध्यान रखने जाना पड़ता होगा, दोनों तरफ पैसा खर्चा तो होता होगा अलग अलग। तो उसमें क्या कहता है गवर्नमेंट क्या कर देती है, चकबंदी करके दोनों जमीनों को साथ में कर देती है, ठीक है, ये करती है। आगे देखते हैं, लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर, मतलब कि जो हमारा एक तरह से भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया था, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें क्या कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। दिस टू लीड टू द
कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या कहता है, कुछ एरिया को इसमें ये हो गया था कि देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जो जमींदारों से जमीन ली किसानों को दे दी, ये देख लिया हमने। जो जोतों को सीमांकन कर दिया, उसको क्या कहते हैं, ए पार्ट को बी पार्ट को ए में ही कर दिया, जिससे किसान के ऊपर ज्यादा एक तरह से प्रेशर ना आए, उसका खर्चा ज्यादा ना हो। पर लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी हमने लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा क्या कहते हैं, जो एक तरह से डेवलपमेंट है वो कुछ ही सेक्टर में, कुछ ही एक तरह से सिलेक्टेड एरिया में क्या रह गया था, सीमित रह गया था। हमें ओवरऑल पूरी इंडिया में नहीं देखने को मिला था, ये कुछ ही एरिया में या एक तरह से कुछ सिलेक्टेड एरिया में कुछ ही क्षेत्रों तक क्या रह गया था, सीमित रह गया था, जो हमारा एक तरह से ये सारी जो हमने चीजें देखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 1980s एंड 1990s में क्या हुआ था ये देखते हैं। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट एंड द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था किसका, एक तरह से लैंड डेवलपमेंट का, और इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। मतलब कि इसमें इंक्लूड किसको कर रखा था, किसको, संस्थागत परिवर्तन को, टेक्निकल रिफॉर्म्स को। ठीक है, प्रोविजन, इसमें क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ द क्रॉप फाइनेंस अगेंस्ट ग्रोथ। यहाँ पे क्या बोला गया, जो सूखा, बाढ़ और चक्रवात, आग और बीमारी से बचाव के लिए फसल बीमा का प्रावधान। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कर देगा, सिंपली जो सूखा वगैरह होता है, बाढ़ वाला इलाका होता है, अगर किसी भी किसान की जो खेती में जो भी उसकी क्रॉप्स ग्रो करी है उसने, अगर उसमें क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है या फिर एक तरह से मानसून असफल हो जाता है, तो एक तरह से जो सरकार है उसकी हेल्प करेगी किसके जरिए, जो भी बीमा वगैरह का एक तरह से प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इनरेशन ऑफ अ सचमिन पेस, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, कई सारे एक तरह से तुम्हें कार्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पे, स्पेशल वेदर, बिल्डनेस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोग्राम फॉर फार्मर्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन, मतलब कि रेडियो एंड टेलीविजन पे क्या होता है, एक तरह से फार्मर्स को बताया जाएगा कि मानसून के बारे में, कि कब बारिश आ रही है, कब धूप निकलेगी, ये सारी रेडियो की चीजों से एक तरह से किसानों की हेल्प करी जाएगी। ठीक है, ये कुछ कदम उठाए थे, किसने, गवर्नमेंट ने उठाए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला टॉपिक जो है, जो हमारा एक तरह से भूदान गर्मदान मूवमेंट। एक तरह से देखो, भूदान गर्मदान जो मूवमेंट है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, कि भूदान जो हमारा मूवमेंट है, इसमें क्या हुआ था। सिंपली भूदान से तुम्हें साउंड होना है कि इसमें क्या कहते हैं, एक तरह से भूमि को दान दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पिरिचुअल हेयर द महात्मा गांधी आफ्टर गांधी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे दोस्तों, गांधी जी की शहादत के बाद विनोबा भावे जो थे, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। कौन, विनोबा भावे। ठीक है, उन्होंने गांधी जी के संदेश को लगभग पूरे देश में फैलाने के लिए पद यात्रा करी। ठीक है, जो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन बने, विनोबा भावे बने। उन्होंने क्या कहते हैं, गांधी जी के संदेश को लगभग पूरे देश में फैलाने के लिए पद यात्रा, यानी कि जो हमारा एक तरह से चल के ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में क्या करी, यात्रा, ट्रेवल वगैरह किया। He believed in the idea of ग्राम स्वराज, मतलब कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बिलीव करते थे ग्राम स्वराज पे, ये क्या करते थे, एक तरह से विश्वास करते थे। इंसिडेंट ऑफ द, इसमें क्या कहते हैं, एक इंसिडेंट, एक क्या कहते हैं, हादसा वगैरह है, कौन से गांव का, पोचमपल्ली। हाँ, जो इंसिडेंट है हमारा पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश का। पोचमपल्ली एक जगह है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, वहां का इंसिडेंट है। some poor landless villages demands some land of their economy well being। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो पोचमपल्ली विलेज है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, वो एक वहां के जो विलेजर्स है वो डिमांड कर रहे हैं किस चीज की, वो लैंडलेस है, उनके पास क्या कहते हैं, लैंड नहीं है, एक तरह से खेती वगैरह करने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें क्या कहते हैं, कुछ लैंड वगैरह चाहिए, और वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा एक तरह से वीक है। ठीक है, उनके पास लैंड भी नहीं है, जो पोचमपल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके पास लैंड नहीं है, डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं, कुछ लैंड वगैरह चाहिए जिससे हम अपना जीवन एक तरह से निर्वाह कर पाए। आगे देखते हैं। श्री रामचंद्र रेड्डी शूटेड अप एंड offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers, मतलब कि 80 लैंडलेस विलेजर्स को, जिनके पास क्या कहते हैं, 80 लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जो हमारी कृषि के लिए जमीन नहीं थी, उनको क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या दिया था,
जमीन ऑफर करी, कितनी 80 एकड़ जमीन दी किसको, 80 लैंडलेस विलेजर्स को, जो एक तरह से जिनके पास जमीन नहीं थी उनको कितनी जमीन दी, 80 एकड़ जमीन दी। ठीक है, ये देखने को मिला। इसको क्या बोलते हैं, भूदान मूवमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सम जमींदार्स आर ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमोंग द लैंडलेस, मतलब कि कुछ जमींदारों ने भी क्या कहते हैं, जो लैंडलेस पीपल्स थे, जो लैंडलेस विलेजर्स थे, उनको जमीन दी। और क्या कहते हैं, जो भी हमारा एक तरह से गर्मदान मूवमेंट हो गया, हमारा एक तरह से स्वतंत्रता जो भी हमारा हो गया, ये हो गया हमारा गर्मदान मूवमेंट हो गया। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्लड लेस रेवोल्यूशन हमें देखने को मिली, एक तरह से रक्त क्रांति हमें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूदान बोलते हैं। भूदान का सिंपली क्या मतलब वो निकल के आता है कि भूमि को दान में देना। जो लैंडलेस विलेजर्स थे, इसमें जो हमारे थे श्री रामचंद्र रेड्डी ने उनको 80 एकड़ जमीन दी, जो 80 लैंडलेस विलेजर्स थे उनको जमीन दी, और इसी को हम एक तरह से भूदान मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अब जो हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।